नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर विस्तार से देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले इस बड़ी खबर आपको बता दें। बिरनपुर हत्याकांड में सीबीआई ने 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। 12 लोगों के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बिरनपुर हत्याकांड में 12 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सीबीआई ने 12 लोगों पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। तो बता दें, बिरनपुर हत्याकांड छत्तीसगढ़ का वो चर्चित हत्याकांड जिसके बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई थी। यहां दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ बंद भी बुलाया गया था। बता दें, इस मामले में अब 12 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ है। 12 लोगों पर केस बिरनपुर हत्याकांड में सीबीआई ने दर्ज किया है। तो सीबीआई के पास इस पूरे मामले की जांच थी और जांच कर रही थी सीबीआई। अब सीबीआई ने 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। और इसी खबर पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ मृगेंद्र पांडे सीधे लाइव जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। मृगेंद्र, सीबीआई के पास थी जांच और सीबीआई ने जांच के दौरान ही अब 12 लोगों पर केस भी दर्ज किया है। जी देखिए, बिरनपुर मामला काफ़ी गंभीर मामला है और इसको लेकर भाजपा लगातार आक्रामक रही है। आपको बता दें कि जब ईश्वर साहू के बेटे की हत्या हुई थी उसके बाद एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम चला। उस राजनीतिक घटनाक्रम में ये रहा कि बीजेपी के लोगों ने डिमांड की थी, उस समय जब उनकी सरकार नहीं थी उस समय सीबीआई जांच की मांग की थी। उसके बाद बिरनपुर क्योंकि साजा विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ से रविंद्र चौबे विधायक थे, उनके खिलाफ ईश्वर साहू को चुनाव मैदान में उतारा गया और ईश्वर साहू चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद ईश्वर साहू ने विधानसभा में एक बार फिर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। इस सीबीआई जांच की मांग को राज्य सरकार ने सीबीआई को भेजा था। तो कल इस मामले में सीबीआई ने नई एफआईआर दर्ज की है और 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह सीबीआई की टीम बिरनपुर पहुंचेगी और मामले की आगे की जांच करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल मृगेंद्र, क्योंकि देखिए सीबीआई को जांच सौंप दी गई। अब 12 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ है। हालांकि इस मामले को हमने देखा कि जब झड़प हुई थी, जब हत्या हुई थी, उस समय के बाद से किस तरह से छत्तीसगढ़ में स्थिति बिगड़ती जा रही थी और इसके साथ साथ इस मामले पर सियासत भी खूब हुई। देखिए, ये बिरनपुर मामला जो था विधानसभा चुनाव से पहले का मामला था और 6 महीने इस पर पूरी पॉलिटिक्स चली। उसका असर ये रहा कि बिरनपुर जो साजा है, बेमेतरा है, कवर्धा है, इन सीटों पर कांग्रेस के सिटिंग एमएलए को हार का सामना करना पड़ा। एक बहुत बड़ा पोलराइजेशन हुआ था और जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था क्योंकि उस समय ईश्वर साहू के परिवार की आवाज़ जो है भाजपा और भाजपा के लोग बने थे, जिस पर लोगों ने भरोसा किया और भाजपा के पक्ष में मतदान किया। आज डिमांड थी, वो डिमांड पूरी हुई है। सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड करके जांच शुरू किया है और अगले सप्ताह बताया जा रहा है कि फिर सीबीआई की टीम आएगी और एक बार फिर नए सिरे से पूरी जांच होगी और कौन कौन से तथ्य हैं, क्या है, वो सीबीआई परत दर परत खोजने की कोशिश करेगी। बिल्कुल मृगेंद्र, इस पर हम सब की नजरें होंगी कि सीबीआई की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो 12 लोगों के खिलाफ अब अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने बिरनपुर की घटना पर सीबीआई जांच को लेकर कहा कि सीबीआई इस मामले में पूरी तरीके से जांच करेगी। तो वहीं उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के राजनांदगांव में रोके जाने को लेकर कहा कि उनकी आदत है जुमला करने की। उनके साथ 100 लोग और अंदर जा रहे थे और इसीलिए उन्हें रोका गया है। दो बातें हैं कि घटना क्या हुई, इसकी जांच, और घटना क्यों हुई, इसकी जांच। घटना होने के कारण है और होते ही हैं, तो उसके क्या कारण है, कैसे वो एक एक करके विषय आगे बढ़ा है, उसकी भी जांच करने के लिए सीबीआई को सौंपा गया है। उसमें आपराधिक प्रकरण हैं, उसके लिए भी सीबीआई को एक और जांच की बात उसमें है, जिसको पहले कमिश्नर दुर्ग के माध्यम से कराया गया था। उसमें एक पैनल बना करके और जांच कराने की मांग है कि आखिर ये ऐसी घटना घटी क्यों और प्रदेश में ऐसा दोबारा होना नहीं चाहिए, उसके लिए भी जांच की जा रही है। सीबीआई मैं सोचता हूँ कि पूरी तटस्थता के साथ और बहुत अच्छी जांच इसमें सीबीआई के माध्यम से होगी। मैंने पता किया कल क्या हुआ था, तो भूपेश बघेल जी अंदर जा रहे थे, प्रत्याशी वो तो जा ही सकते हैं, उनके साथ 100 लोग अंदर जा रहे थे।
तो कैसे 100 लोग अंदर जाएंगे भाई? उससे थोड़ी देर पहले ही एक महिला के बच्चे को बाहर कर दिया गया था। तो महिला ने कहा कि भाई जब मेरे बच्चे को बाहर कर दिए, ये 100 लोग कैसे अंदर आ जाएंगे? तो ये जो मामला है ऐसा है भाई, और उसको खैर उनकी तो आदत है, वो गूगली कर लेते हैं बार बार। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का छत्तीसगढ़ में विवादित बयान सामने आया। पीएम मोदी की अलका लांबा ने रावण से तुलना कर दी। लांबा ने कहा कि भगवान राम माता सीता के लिए रावण से अपना सब कुछ त्याग कर लड़े हैं। प्रधानमंत्री कुछ त्याग नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री गरीब मजदूर के अधिकार का हनन कर रहे हैं, पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। तो अलका लांबा का ये बयान, विवादित बयान, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की तुलना रावण से की है। कांग्रेस नेता है अलका लांबा, जिन्होंने पीएम मोदी को लेकर ये विवादित बयान दिया है और कहा कि सब कुछ त्याग कर रावण से भगवान राम लड़े, पीएम मोदी कुछ त्याग नहीं कर रहे हैं। वो रावण अपने राज को चलाने में, उसमें 10 कमियां थी। माँ सीता का उसने जो है अपहरण किया। पुरुषोत्तम राम एक माँ सीता के लिए पूरी लंका, पूरे रावण से अपना सब कुछ त्याग कर वो लड़े हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ त्याग नहीं रहे देश का। उन्होंने सीता हरण की थी। प्रधानमंत्री जी देश के गरीब मजदूर के जो अधिकार हैं उनका हनन करके पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। अब फर्क आप खुद देख लीजिएगा। मैंने किसकी तो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की है और इस बयान के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अलका लांबा के बयान पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस की हार हो रही है। इस कारण कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। इस बयान का जनता जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी के नेता आज नरेंद्र मोदी जी से सामना नहीं कर पा रहे हैं और मोदी जी पर व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई नेता मोदी जी का सिर फोड़ने की बात करते हैं, कोई मोदी जी की मरने की कामना करता है, कोई मोदी जी को और कुछ बोलता है। तो ये कांग्रेस की बौखलाहट है, घबराहट है और ये व्यक्तिगत निजी टिप्पणी पर उतर आए हैं। देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के अपशब्द कहने वालों को देश की जनता बख्शेगी नहीं, चुनाव में सबक। राजगढ़ में रैली कर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खूब वार किए। तो अब दिग्विजय सिंह ने अमित शाह पर जोरदार पलटवार किया। अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की थी और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा था, जिसके बाद अब दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया है। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर अमित शाह पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने पोस्ट में लिखा है कि उनका मेरे प्रति इतना प्रेम है कि वो आए और मेरा जनाजा निकालने की बात कह गए, यानी मेरी अर्थी बीजेपी के नेता निकालना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा है कि वो आखिरी दम तक जनता के बीच रहेंगे और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। दिग्विजय सिंह ने सिलसिलेवार तरीके से अमित शाह के सभी सवालों के जवाब दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, बीजेपी उनके बारे में झूठ फैला रही है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि अमित शाह ने कल राजगढ़ में आखिर क्या कुछ कहा था, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने उन पर निशाना साधा है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया। और इधर अंबिकापुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने नक्सलवाद पर अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। केंद्र में 10 साल से बीजेपी सरकार है, तो अब तक नक्सलवाद दूर क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास नक्सलियों से निपटने की कोई रणनीति नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर बयानों को देखेंगे, पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार थी। ये तो
पिछले 10 सालों से खत्म कर रहे हैं, अभी तक खत्म हुआ नहीं। ये सिर्फ चुनावी भाषणों में ही, कागजों में ही नक्सलवाद को समाप्त कर रहे हैं। जमीनी हकीकत बिल्कुल उल्टा है। भारतीय जनता पार्टी पास नक्सल नीति है क्या? इनके पास कोई नीति नहीं है। ये सिर्फ चुनाव समय ही गरीब जनता का, आदिवासियों का वोट लेने के लिए इस तरह का बयान जारी करती है। लोकसभा के लिए 13 मई को इंदौर में मतदान होना है, जिसके लिए प्रत्याशी जी जान से जनसंपर्क में जुटे हैं। इंदौर के बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने शनिवार को नव मतदाताओं से मुलाकात कर चर्चा की। इस दौरान लालवानी ने युवाओं के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही सरकार से नव मतदाताओं की उम्मीदों के बारे में भी बात की है। उन्होंने खास करके कला और संस्कृति के क्षेत्र में और स्पोर्ट के क्षेत्र में सजेशन आए। आईटी क्षेत्र में जो उन्होंने पूछा, मैंने बताया किस प्रकार आने वाले 2 साल में हम आईटी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते हुए शहर हैं। मुझे ध्यान है 5 साल पहले 400 कुछ कंपनियां थी आईटी की, जो अब बढ़ के 1000 हो गई है। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में 2000 कंपनियां यहाँ पर आए और 2 लाख रोजगार मिले। अभी 1 लाख रोजगार है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार इकोसिस्टम डेवलप हुआ, आईटी कंपनियां आ रही है 2 टायर सिटी में, सबसे जो टॉप पर है वो हमारा इंदौर है। और आईटी के क्षेत्र में जो 30% एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है इंदौर से, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय इंदौर का आईटी का है। होशंगाबाद में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत में कहा कि उनकी लाखों वोटों से जीत होने जा रही है। इस समय हमारे साथ नर्मदापुरम से भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी जी हैं। चौधरी जी लगातार जो है आंचलिक क्षेत्र में कल सक्रिय रहे, लोगों के बीच रहे। हम उनसे जानते हैं आखिर क्या लगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में इसी सीट पर है। सर, निश्चित तौर पे जनता जनार्दन का आशीर्वाद, माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकसभा क्षेत्र का जो रिकॉर्ड है उसको हम बरकरार रखेंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास जनता जनार्दन का है। कल शहरी से ज़्यादा आंचलिक क्षेत्र पर आपने फोकस किया, आखिर ये क्या रणनीति रही? निश्चित तौर पर नहीं, शहरी और आंचलिक में कोई अंतर हमारे मन में कहीं से कहीं तक नहीं ना। संगठन के लगातार हम तो दौरे, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र कवर हो, इस प्रकार की रणनीति बना के काम किया और उसमें हम सफल भी रहे। और जिस प्रकार के रुझान सामने दिखाई दे रहे हैं, आप के सामने भी सारे रुझान स्पष्ट हैं। इस बार कमल का फूल फिर से प्रचंड बहुमत से जीत। रिकॉर्ड तोड़ने की बहुत बातें हो रही है, आप किस तरह का रिकॉर्ड बना रहे हैं? हम तो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ही रहेंगे। हमारा रिकॉर्ड तो इसमें ही बन गया कि एक सामान्य कार्यकर्ता को इतना ऊंचा चुनाव दे देना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन पार्टी की रीति नीति और मोदी जी के संकल्प को हम पूरा करने का प्राणपण से प्रयास करेंगे। आज आप भाजपा कार्यालय में कोई विशेष जो है बैठक में शामिल होने वाले हैं, या आपसे जो है पार्टी किसी बात पर मंथन चिंतन करने के लिए बुलाया? अभी हमारा चुनाव जारी है। अभी अन्य सीटों पर जैसा भी पार्टी के निर्देश, सामान्यता निर्देश तो हो चुके हैं, तो उन निर्देशों का पालन। किन क्षेत्रों में जाएंगे आप मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में चूंकि मैं मोर्चे का अध्यक्ष भी हूं और किसानों की दृष्टि से हर जगह जाना भी है। और अभी जहां चरण वाइज हमारे अलग अलग भूमिका तय होगी। क्या चंबल पर भी खास फोकस? बिल्कुल, चंबल ही जा रहा हूँ यहाँ से। तो ये थे दर्शन सिंह चौधरी, जो बता रहे थे कि अब क्योंकि उनका चुनाव हो चुका है तो उनका फोकस पार्टी चाहती है कि उन सीटों पर, खासकर चंबल क्षेत्र जो है वहाँ पर फोकस करें, वहीं जो है वो निकलेंगे दर्शन सिंह जी। और साथ ही उन्होंने यही बताया कि रिकॉर्ड तोड़ जो है बहुमत मिलने वाला है नर्मदापुरम में, या जिसको हम कहते हैं उनकी सीट पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। और अब आगे बढ़ के खबर है जबलपुर से, जहां बच्चों के बोरवेल में गिरने की घटनाओं पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बोरवेल की नई ड्राफ्ट पॉलिसी पर नाराजगी जाहिर की है हाई कोर्ट ने। राज्य सरकार को पॉलिसी बनाने वाले अधिकारी का नाम बताने के निर्देश दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। संवेदनशील मामले में भी सरकार ने लापरवाही बरती, ये कहना है हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बच्चों के बोरवेल में गिरने के मामले में हाई कोर्ट ने नई ड्राफ्ट पॉलिसी पर भी नाराजगी जाहिर की और राज्य सरकार को पॉलिसी बनाने वाले अधिकारी का नाम बताने के निर्देश दिए हैं।
और मध्य प्रदेश में पहले दूसरे चरण में हुए कम मतदान पर चुनाव आयोग एक्टिव नजर आ रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 जिलों के कलेक्टर से बैठक होगी। पहले चरण में 67% मतदान हुआ था। दूसरे चरण में भी 68.66% मतदान हुआ और साल 2019 की तुलना में 6% कम वोटिंग हुई है। तो मध्य प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में कम मतदान हुआ, जिसे लेकर चुनाव आयोग भी एक्टिव है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। जबलपुर के बाईपास पर स्थित रजा मेटल इंडस्ट्री में हुए ब्लास्ट की आंच अब दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली से एनएसजी की टीम घटनास्थल पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एनएसजी के अधिकारी कबाड़खाने में मौजूद बमों की जांच कर रहे हैं। साथ ही एनआईए की टीम भी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो वहीं स्थानीय प्रशासन ने भी एसआईटी का गठन किया है। एडिशनल एसपी सोनाक्षी सक्सेना का कहना है कि कबाड़खाने में हुए ब्लास्ट के मामले में हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं कबाड़खाने का मालिक अब तक फरार है, जिसकी तलाश जारी है। घटनास्थल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दुर्गेश। जबलपुर के बाईपास में एक कबाड़ खाने में हुए विस्फोट के बाद अब जिला प्रशासन से लेकर दिल्ली तक की जांच एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। इस वक्त मैं घटनास्थल पर भी मौजूद हूं, जहां पर हमारे साथ इस समय पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और लगातार निगरानी रखे हुए हैं इस कबाड़ खाने में और हर एंगल से जांच कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का धमाका हुआ था उससे बहुत सारे सवाल उठते रहे। हमारे साथ मैम हैं सोनाक्षी सक्सेना मैम, किस तरह की जाँच अब तक चल रही है और कौन कौन सी टीमें अब यहाँ पर आ चुकी हैं? देखिए, जैसे जो भी मैटर हुआ है उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे एनएसजी की टीम आई है। चूँकि आयुध निर्माण फैक्ट्रियाँ भी जबलपुर में हैं, तो क्या उनकी टीमें भी यहाँ पर पहुँच रही हैं जाँच के लिए? तो अभी सबसे कोऑर्डिनेशन में हम बात कर रहे हैं ताकि कुछ भी जो भी हुआ है मैटर्स के प्रॉपर जांच हो सके और जो बात हुई है उसका हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो सभी लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। जो इसका मालिक है, क्या उस तक अब तक पुलिस पहुँच पाई है? एफआईआर की गई है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी हमारे साथ एडिशनल मैम सोनाक्षी सक्सेना जी, जो स्पष्ट तौर पर नहीं कह पा रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये रजा मेडिकल इंडस्ट्री है और यहीं पर गुरुवार की दोपहर तकरीबन 2 बजे एक बड़ा धमाका हुआ था। धमाका जिस तरह से हुआ था उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 8 किलोमीटर के एरिया में भूकंप जैसा लोगों को महसूस हुआ। लोगों के घरों में सामान गिर गए और लोगों को लगा कि शायद भूकंप आया है। हालांकि एनएसजी की टीम यहाँ पर आ चुकी है, एनआईए की टीम भी यहाँ पर जाँच पड़ताल कर रही है। तो लगातार जिला प्रशासन की टीम भी यहाँ पर है, बना दी गई है, एक टीम गठित कर दी गई है जो हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। बहुत सारे सवाल अभी जो है वो उलझे हुए हैं, जिनकी खोजबीन में पुलिस जांच पड़ताल लगातार जारी है। कुल मिलाकर देखना होगा कि इस पूरे मामले पर खुलासे कितने होते हैं, क्योंकि बम के खोल मिलना एक बहुत बड़ी घटना की ओर इशारा करता है। दुर्गेश। इधर उज्जैन महाकाल मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए कई बदलाव किए जाते हैं। महाकाल के भक्तों के लिए महाकाल प्रबंध समिति ने बैरिकेडिंग से जलपात्र लगाने की नई व्यवस्था शुरू की है। सभा मंडप और कार्तिकेय मंडप में भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है, जहां लगे जलपात्र में भक्त जल अर्पित करेंगे और ये जल पाइप के माध्यम से मंदिर के गर्भगृह में लगे अभिषेक पात्र में पहुंचेगा, फिर बाबा महाकाल को समर्पित होगा। तो बाबा महाकाल के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। अब महाकाल को भक्त जल अर्पित कर सकेंगे, जिसके लिए नई व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर घायल हो गई हैं। इस बार ममता बनर्जी दुर्गापुर में हादसे का शिकार हुई। ममता बनर्जी आसनसोल में लोकसभा चुनाव के प्रचार के बाद हेलीकॉप्टर से दुर्गापुर जा रही थी। तभी हेलीकॉप्टर में बैठने के दौरान वो अचानक गिर पड़ी। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हुई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर में बैठने के दौरान वे गिरी और घायल हो गई। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जब हेलीकॉप्टर में वे चुनावी प्रचार के लिए बैठने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही वे गिर पड़ी और एक बार फिर घायल हुई हैं। तो बता दें, जहां चुनावी प्रचार जारी है और इसी प्रचार के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही हेलीकॉप्टर में बैठने के दौरान वे अचानक गिरी और घायल हो गई। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।